नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट था वैसे तो देखा जाए तो एक तरह से एग्रीकल्चर का ही सब्जेक्ट है और मुख्य रूप से इसमें एग्रोनॉमी की बातें ही की गई है। लेकिन जो देखने का जो नजरिया है उसको थोड़ा चेंज कर दिया है, यानी कि इन्होंने कहा है कि ये जो आपका कोर्स रहने वाला है ये विशेष रूप से रहने वाला है कि जो ऐसा सिस्टम जो मुख्य रूप से आधारित है, जिनकी जो आजीविका का जो साधन है वो फार्मिंग है। क्या है? फार्मिंग है, यानी कि एग्रीकल्चर से उनका जो मेजर जो हम ये कहते हैं इनकम जनरेट होती है वो किससे हो रही है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से हो रही है। चाहे इसमें आप क्रॉप प्रोडक्शन ले लो, चाहे इसमें आप लाइव स्टॉक की बात कर लो, चाहे फिशरीज की बात कर लो, किसी भी सेक्टर की बात करो, लेकिन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ यदि कोई सेक्टर है और उससे आधारित आजीविका है, आजीविका मतलब सिर्फ उसी पे जीवन है, यानी कि उसी के आधार पे जीवन चल रहा है, जो इनकम जनरेट हो रही है वो इसी से हो रही है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, यानी कि जीवन जीने का ऐसा तरीका जिसमें सिर्फ जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है। ठीक है, तो ये आपके नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है, इस बार नया कोर्स ऐड किया गया है, ये बोल सकते हैं। सब्जेक्ट तो हम इससे मुख्य रूप से एग्रोनॉमी ही मान के चलेंगे कि एग्रोनॉमी का सब जो है मेजर सब्जेक्ट है, और इसमें जो कोर्स है ये एक कोर्स है, छोटा सा कोर्स है, जो हमें ये बताना चाहता है कि जो रूरल एरियाज है, मुख्य रूप से जो ग्रामीण एरियाज है, वहां पर किस प्रकार से इनकम जनरेट होती है और वहां पर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, और वो एग्रीकल्चर तो है ही, और वो किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, क्या क्या चीजें उनको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स रहने वाला है। पहली बात तो हम ये क्लियर कर ले कि ये एक क्या है, कोर्स है जो आपके फर्स्ट ईयर में चल रहा है। ठीक है, इस बार ही ऐड किया गया है, नया कोर्स है। ठीक है, जो 6th DN कमेटी है उस हिसाब से जो नया अपना सिलेबस आया है उस हिसाब से ये हम करवा रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके अलावा दूसरी जो चर्चा करने वाला विषय है वो है कि इसमें आज का जो टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, आज का जो टॉपिक रहने वाला है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो रहने वाला है कि हम एग्रीकल्चर का स्टेटस देखेंगे इंडिया में। ठीक है, इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या स्टेटस है और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है हमारे, उनमें एग्रीकल्चर किस प्रकार से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हमारा देश है वो समान रूप से चारों ओर से आपको एक जैसा ही दिखाई देगा, बिल्कुल डाइवर्सिफाई है। यानी कि आपको जो नॉर्थन स्टेट है वहां पर अलग चीजों का प्रोडक्शन होते हुए नजर आएगा, जो साउथन स्टेट है, हम साउथ में चलते हैं तो वहां पर बिल्कुल अलग चीजें देखने को मिलती है। यदि हम ईस्टर्न स्टेट की तरफ चलते हैं तो वहां पर अलग चीजों का प्रोडक्शन होते हुए नजर आता है, और जब हम बिल्कुल नॉर्थ में यानी कि अपने जम्मू कश्मीर की तरफ पर यहाँ चलते हैं तब हमें अलग चीजें देखने को मिलती है। और जब राजस्थान की तरफ चलते हैं यानी कि जो अपना पश्चिमी इलाके हैं, जो अपने हम कहते हैं कि वेस्ट की तरफ चलते हैं, तब हमें देखने को मिलते हैं कि वहां पर मुख्य रूप से मिलेट्स हो गए, जो डेजर्ट से संबंधित चीजें हैं, डेजर्ट वाली चीजें हैं, वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहने वाला है हमारा कि जो स्टेटस, कौन क्या किसकी बात कर रहे हैं? स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, इसकी हम बात करने वाले हैं। अब देखो टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, पहले ये समझ लेते हैं कि टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि हमने कोर्स की बात कर ली कि कोर्स क्या कहना चाह रहा है। कोर्स सीधा सा ये कहना चाह रहा है कि हम उन चीजों की बात करेंगे, उन लोगों की बात करेंगे जो विशेष रूप से डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, जिनका जो आय का सोर्स है, जिनका जो इनकम का सोर्स है वो क्या है? एग्रीकल्चर है, या उससे जुड़ा हुआ कोई सेक्टर है, चाहे वो फिशरीज हो, चाहे वो आपका लाइव स्टॉक हो, इनसे संबंधित कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, चाहे वो फ्रूट प्रोडक्शन हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इन सब से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, उन्हीं की आजीविकाओं का, उन्हीं के जो जीवन है उनका हम उन्हीं के आधार पर जो है देखेंगे, उन्हीं के आधार पर हम ये कोर्स पढ़ेंगे। पहली बात तो ये, यानी कि मुख्य रूप से जो केंद्र रहेगा हमारा वो रूरल एरियाज रहेंगे, विलेज रहेंगे। ठीक है, ये बातें हम करेंगे। इसके बाद में दूसरी चीज है कि स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसमें हम मुख्य रूप से पहले तो ये देखेंगे कि डेटा क्या कह रहा है, यानी कि मुख्य रूप से जो डाटा है, कहां पर कौन सी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, किस प्रकार से जीडीपी में योगदान है, ठीक है, एग्रीकल्चर का। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, ठीक है, जो रोजगार है, उसमें क्या योगदान है एग्रीकल्चर का, इन सब चीजों की हम चर्चा
करेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि जो स्टेट्स हैं उनमें क्या स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी जो सारा कोर्स हम करवाएंगे, ये एग्रोनॉमी वाला जो कोर्स है, इसको हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा, सारा जो सिलेबस है उसको कवर करवाएंगे और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज है, आपको ध्यान रखना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नोट्स आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाए जाएंगे हमारे ब्राइट एग्रो क्लासेज का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऐप है। इस पे आपको क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, और जो क्लासेज है वो आपको ऐप में भी देखने को मिलेगी और साथ में यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। हमारे खुद के जो है नोट्स तैयार किए, क्योंकि नया जो कोर्स चला है तो इसमें क्या है, नोट्स बिल्कुल मिल नहीं रहे थे। इधर उधर हम चारों ओर देख रहे थे, नोट्स मिल नहीं रहे थे, फिर हमने खुद के जो है नोट्स तैयार किए हैं। तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। आपको सभी प्रकार का जो मटेरियल है वो पढ़ने का प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेटस देखना है एग्रीकल्चर का इंडिया में। तो स्टेटस के लिए सबसे पहले हम जो कोर चीज है वही देखते हैं कि जीडीपी में क्या योगदान है, रोजगार में क्या योगदान है, इसके साथ में जो मुख्य रूप से लोग डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, तो वो क्या स्थिति है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले इकोनॉमी की ही बात करते हैं, क्योंकि आजकल ये जो शब्द है वो काफी ट्रेंडिंग में चलता है। इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी इतनी हो गई, इंडिया 5वें नंबर पे आ गया, इंडिया चौथे नंबर पे आ गया। ठीक है, ये चीजें ट्रेंडिंग में चलती रहती है। तो सबसे पहले इकोनॉमी की ही बात कर लेते हैं कि इकोनॉमी में क्या स्टेटस है। ठीक है, तो क्योंकि चीजें बहुत सारी दी गई है, आप कोर चीजों को ध्यान रखेंगे, यानी कि जो मेजर चीजें हैं उनकी ओर फोकस करेंगे। तो सीधी सी सिंपल सी एक बात तो कह रखी है कि अराउंड जो 70 to 18% जीडीपी है वो कहां से आती है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर से आती है। इंडिया की जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें 17 to 80% जो जीडीपी है वो किसके द्वारा फिलफुल हो रही है, अपने एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजों से। चाहे उसमें आप क्रॉप प्रोडक्शन ले लो, चाहे इसमें आप फिशरीज ले लो, चाहे इसी में आप लाइव स्टॉक ले लो, चाहे इसी में आप बी कीपिंग जिसको हम एपीकल्चर कहते हैं वो ले लो, सभी चीजें इसी से जुड़ी हुई है, हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें। ठीक है, और जो अधिकतर चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक ये देखने को मिलेगा आपको कि जो इंडिया है उसमें स्पेशली जो रूरल एरियाज है, अभी हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि जो ये सब्जेक्ट आपका ये जो कोर्स बनाया गया है, इसका कोर जो कहने का मतलब कोर मैसेज है कि हम ध्यान दे रहे हैं किसकी ओर, जो रूरल एरियाज है उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी ओर ध्यान दे रहे हैं, तो बातें भी उन्हीं की करेंगे। तो जो रूरल एरियाज है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 40 to 50% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, इसी एग्रीकल्चर से जुड़े हुई चीजों से डिपेंड है। इनको एग्रीकल्चर ही क्या करवा रही है, जॉब प्रोवाइड करवा रही है, यानी कि किसी भी रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। भाई डायरेक्ट कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट कहने का मतलब है सीधा क्रॉप प्रोडक्शन लेना, या मान लो सीधा फ्रूट प्रोडक्शन लेना, इस प्रकार की चीजों से जुड़े हुए हैं, उनको बेचकर इनकम कमाते हैं, तब अलग बात है। एक ऐसे होते हैं कि जो किसान है उनसे कुछ ना कुछ चीजें खरीदते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, या मान लो उनको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके वहां पर बेचने का काम करते हैं, तो वो भी इनडायरेक्ट रूप से डिपेंड तो किस पे है, एग्रीकल्चर पे है। तो ये चीजें भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपको ये देखने को मिलेगा। हम देखते भी हैं नॉर्मल बाजारों में सब्जी वाले होते हैं, अबे मान लो जो किसान है वो सब्जी नहीं उगाएगा तो सब्जी वाले बेचेंगे क्या। ठीक है, तो सब्जी वाले भी इनडायरेक्ट रूप से किस पे डिपेंड है, जो अपना एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं उन पे डिपेंड है। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड की स्थिति देख लेते हैं। दूसरी चीज, पहले हमने क्या देखा, इकोनॉमी की स्थिति देखा, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी किस प्रकार से एग्रीकल्चर से प्रभावित हो रही है। दूसरी चीज हमने देखा कि जो लैंड है वो किस प्रकार से डिवाइडेड है, क्या क्या चीजें उसमें देखने को मिलती है। यदि हम ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 328 मिलियन यानी कि लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो क्या है, जो तो ओवरऑल एरिया है इंडिया का वो इतना है। ठीक है, इनमें से आपको क्या देखने को मिलेगा, इस एरिया में से जो नेट शोवन एरिया यानी कि जिसमें हम फसल उगाते हैं उस एरिया की बात करें तो 140 मिलियन हेक्टेयर एरिया अराउंड लगभग आपको देखने को मिलता है, जो कि किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसमें सारी चीजें आ गई, क्रॉप प्रोडक्शन भी आ गया, इसमें हॉर्टिकल्चर भी आ गई। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें
आ गई है। लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो किसके लिए, नेट सोवन एरिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो कि इंडिया में मुख्य रूप से सेकंड जो है एरेबल लैंड के रूप में, यदि हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे जो अपना वर्ल्ड है उसकी बात करें, तो इंडिया सबसे ज्यादा फर्टाइल सोइल रखने वाला देश है। इसके अलावा एरेबल सोइल जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं उस प्रकार की सोइल रखने वाला इंडिया दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, तो ये एक यूनिक एडवांटेज है इंडिया के लिए कि इसके पास क्या है, हमारे पास क्या है, लैंड तो अवेलेबल है। ठीक है, अब उसका यूज कैसे करते हैं ये डिपेंड हम पे करता है। आगे चलते हैं, और कुछ बेसिक बातें हैं। इसके बाद में बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन की। जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, इंडिया में किस प्रकार से देखने को मिल रहा है, तो उसकी भी हम चर्चा करते हैं। देखो, क्रॉप प्रोडक्शन आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जब हम साउथ में जाते हैं तब वहां पर अलग क्रॉप्स देखने को मिलती है। केरल में हमको स्पाइसेस देखने को मिलते हैं। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पर आपको मुख्य रूप से जो बाजरा है, हम कहते हैं कि मिलेट्स है, उनका प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो रेप सीड है उसका प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम जो उत्तर प्रदेश वाला रीजन, पंजाब वाला रीजन, हरियाणा वाला रीजन में जाते हैं तब यहाँ पर हमें ग्रेन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हुए नजर आते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक पूरी जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है इंडिया में। ठीक है, तो उसी को आधार रखते हुए उन्हीं चीजों में हम सबकी चर्चा करेंगे कि यदि फूड ग्रेन की बात करें, जिनको हम खाने में काम में लेते हैं, उनकी बात करें तो राइस, व्हीट, मेज और पल्सेज, इनमें अपना वाइटल जो रोल है, इंडिया का क्या है, एक वाइटल रोल है, यानी कि अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं अच्छी मात्रा में। अभी हम बात भी करेंगे कहाँ कहाँ ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा केस क्रॉप में मुख्य रूप से इंडिया कॉटन उगाता है, शुगर केन उगाता है और जूट उगाता है। ये किसमें है, मुख्य रूप से जो अपने जो हम केस क्रॉप बोलते हैं उनमें इसका योगदान है। आगे चलते हैं, हॉर्टिकल्चर में देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर में इंडिया क्या है, एक एज ए लीडर है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हॉर्टिकल्चर, यदि ओवरऑल हॉर्टिकल्चर की बात करें, ओवरऑल जो क्रॉप्स की बात करें तो उनमें एज ए लीडर की तरह काम करता है। मैंगो और बनाना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। वेजिटेबल्स में पोटैटो और ऑनियन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इनका जो एक्सपोर्ट है वो भी हम बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स जिनको हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से प्लांटेशन करते हैं, पहले नर्सरी में उगाते हैं, उसके बाद में उनको ट्रांसफर करते हैं दूसरी जगह। उन क्रॉप्स की बात करें तो इनमें आपको देखने को मिलेगी टी देखने को मिलेगी, कॉफी, रबर ग्रो इन स्टेट असम में, करेला में, ठीक है, और कर्नाटका में। इनमें आपको क्या देखने को मिलता है, प्लांटेशन क्रॉप उगती हुई नजर आती है, वहां पर उगाते हैं। इसके अलावा स्पाइसेज, इंडिया में स्पाइसेज भी बहुत ज्यादा मात्रा में जो है उगाए जाते हैं और एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम स्पाइसेज एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो यूरोपियन देश है वहां पर स्पाइसेज कम देखने को मिलते हैं, तो यूरोपियन देशों को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जो स्पाइसेज है उनमें हम टर्मेरिक उगाते हैं, जो ब्लैक पेपर है वो उगाते हैं, कार्डेमम उगाते हैं। ठीक है, ये सब उगाने का काम करते हैं, और विश्व में हम एज ए स्पाइस हब के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्पाइसेज है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग स्पाइसेज उगती है, और डाइवर्सिटी होने के कारण हर प्रकार के स्पाइसेज यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर आपको जो कार्डेमम है वो देखने को मिलता है, कोरिएंडर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो फेनुग्रीक है वो देखने को मिलती है, तो ये यहाँ पर उगते हैं। इसके अलावा जो काली मिर्च है, इलायची है, ये आपको केरल में, यानी कि जो साउथर्न स्टेट है उनमें देखने को मिलती है। इसका मतलब जितनी भी वेराइटी ऑफ चीजें हैं जो स्पाइसेज में देखने को मिलती है वो सभी हमारे भारत में भी उत्पादित होती हुई नजर आती है। ठीक है, ये चीज भी आपको देखनी है। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्शन की बात कर ली, अब हम ग्लोबल रैंकिंग में बात करेंगे, इंडिया की क्या स्थिति है। ठीक है भाई, एग्रीकल्चर में जो स्टेटस है उसको देखने के लिए हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड में इंडिया का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो उसकी बात करें तो हमें देखने को मिलेगा कि लार्जर जो प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किए जाने वाली चीजों में एक तो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, पल्सेज प्रोड्यूस करते हैं, स्पाइसेज प्रोड्यूस करते हैं और जूट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओवरऑल चीजों की बात कर रहे हैं, ओवरऑल मिल्क की बात हो रही है, ओवरऑल पल्सेज की बात हो रही है, ओवरऑल जो स्पाइसेज है उनकी बात हो रही है। इन सब में हम क्या है, लीडर है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। यदि हम सेकंड रैंक की बात करें, ठीक है, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा राइस में,
व्हीट में, शुगर केन में और फ्रूट और वेजिटेबल्स में हम सेकंड रैंक पे आते हैं, यानी कि ये चीजें हम दूसरी जो है सबसे ज्यादा उगाते हैं। ठीक है, पहले स्थान पे नहीं है लेकिन दूसरे पे आते हैं। थर्ड की बात करें, कंट्री में सिग्निफिकेंट रोल की बात करें कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो उगाते हैं, तो यही सारी चीजें, राइस, स्पाइसेज, इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड है इनमें भी आपका जो है एक सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिलता है, वो भी किसमें, एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, एक्सपोर्ट करने का मतलब है बाहर भेजना, और जब हम चीजों को बाहर भेजते हैं तो ये चीज देखी जाती है कि जो इनकम है वो ज्यादा आती है, डॉलर में आती है वो, तो जीडीपी में एक अहम रोल होता है इन चीजों का। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो चैलेंजेज इन इंडिया, इंडिया में क्या क्या चैलेंज देखने को मिल रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने जो मुख्य रूप से चर्चा की है वो भाई प्रोडक्शन की क्या स्टेटस है, जो जीडीपी है उसमें क्या स्टेटस है, रोजगार में क्या स्टेटस है, इनकी हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में क्या चैलेंजेज है और आगे क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को हम किस प्रकार से फूड सिक्योरिटी उपलब्ध करवाएंगे, आने वाली जनसंख्या को किस प्रकार से हम खाना उपलब्ध करवाएंगे, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। ठीक है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक तो जो चैलेंज है इंडिया में वो देखने को मिलता है स्मॉल और फ्रेगमेंटेड जो लैंड है हमारी, यानी कि जो जितने भी हमारे खेत हैं, सीधा सिंपल हम समझना चाहे तो हमारे पास जो खेत है, इंडिया के किसानों के पास जो खेत है उनका आकार छोटा है, उनका आकार क्या है, छोटा है, यानी कि छोटे छोटे खेत है। एक किसान है उसके पास मान लो 0.5 हेक्टेयर जो है लैंड है, कोई किसान है उसके पास 2 हेक्टेयर है, यानी कि जो संख्या है वो कम है और आकार में भी जो आपको देखने को मिलते हैं जो लैंड्स है उनकी साइज कम है। ठीक है, तो स्मॉल होल्डर्स हैं मुख्य रूप से, ये एक डिफिकल्टी है, क्योंकि जब हम अलग अलग सभी किसान है ना एक ही चीज को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, सब अलग अलग करते हैं, तो प्रोडक्शन में जो बूस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, अधिकतर जो हमारी खेती होती है वो किस पे डिपेंड है, मानसून पे डिपेंड है। ठीक है, यानी कि हम जो जितनी भी खेती करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि बारिश होगी तभी खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, इस प्रकार की हम रिस्क पर खेती करते हैं। जो अपना सोर्स है पानी का जिससे हम इरिगेशन करते हैं उसको हम अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं, ये देखने को मिला है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी मान लो बारिश ना हो तो फिर हमें है ना प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। ये चीज है, लगभग 50% हमारी इंडिया का जो कल्टीवेशन है, लैंड है, वो मुख्य रूप से किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पे डिपेंड है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। लो प्रोडक्टिविटी है हमारी जितने भी जो हम जितनी भी चीजें उगाते हैं वो विश्व की तुलना में या अदर देशों की तुलना में हमारा जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है वो हमें कम प्राप्त होता है। ठीक है, मान लो चाइना में 1 हेक्टेयर में जितना गन्ना प्राप्त होता है उससे हमारे यहाँ 1 हेक्टेयर में कम प्राप्त होता है, इसका मतलब जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन आना चाहिए वो कम है, इसका मतलब ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम है हमारी। ठीक है, तो इसको बढ़ाना भी एक चैलेंज के रूप में है। फिर है मार्केट, इन जो मार्केट हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है उसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आपको जो है पुअर ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, लेक ऑफ स्टोरेज देखने को मिलता है, प्राइस का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, यानी कि कभी तो प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी प्राइस बहुत कम हो जाती है, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। दूसरी चीज लेक ऑफ स्टोरेज, हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिससे हम चीजों को स्टोर कर पाए, लंबे समय तक रख पाए। हम ये कहते भी हैं कि इंडिया में लगभग जो सब्जियां होती है, फ्रूट्स होते हैं, वो 25% से लेकर 30% जो फ्रूट होते हैं, जो अपनी ये वेजिटेबल्स होती है, ये खराब हो जाती है। किस कारण, ट्रांसपोर्ट करने के कारण या एक अच्छी सुविधा, स्टोरेज की अच्छी सुविधा नहीं होने के कारण ये चीजें खराब हो जाती है। ठीक है, जबकि हम विकसित देशों से तुलना करें तो वहां पर लगभग 2% ही सब्जियां खराब होती है या जो फ्रूट्स होते हैं वो खराब होते हैं। ठीक है, इसका मतलब वहां क्या है, वहां पर मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो है एक प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम है जो कि चीजों को खराब नहीं होने देता है, ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लाइमेट चेंज एक अलग रीजन है, ये सभी के लिए है, सिर्फ हमारे लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है।
ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कभी देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है जिससे फसल खराब हो जाती है, कभी कभी बरसात बहुत कम होती है जिससे भी फसल खराब हो जाती है, ठीक है, कोई साइक्लोन आ जाता है उसकी वजह से फसल खराब हो जाती है। तो ये सब देखने को मिल रहा है हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे जो ओवरऑल जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल रही है। इसकी वजह से जो रेनफॉल जो पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं, कभी हो जाती है कभी नहीं होती है, ये चीज देखने को मिल रही है। इसके आगे चलते हैं हम, सोइल डिग्रेडेशन। ये प्रॉब्लम मुख्य रूप से देखने को मिल रही है अभी पंजाब और हरियाणा में। कहां देखने को मिल रही है? पंजाब और हरियाणा में। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि जब ग्रीन रिवोल्यूशन की बात आई, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात आई, हरित क्रांति की बात आई, तो जो मेजर स्टेट चूज किए गए वो मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा ही थे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हम कंटिन्यू यहाँ क्या कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर्स है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनका ज्यादा उपयोग करने की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। इसके अलावा लोगों पर जो इफेक्ट आ रहा है, लोगों पर जो डिजीज देखने को मिल रही है, अलग अलग प्रकार की जो डिजीज देखने को मिल रही है वो भी ज्यादा देखने को मिल रही है। ये प्रॉब्लम जो है मेजर रूप से आपको देख, और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे चारों ओर बढ़ रही है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इनमें भी ये चीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। क्योंकि अब क्या हुआ, पहले तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये इस्तेमाल किए जाते थे, अब ओवरऑल पूरे इंडिया में ही इन चीजों का प्रचलन है। लोग ज्यादा से ज्यादा क्या डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स ये डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मिट्टी क्या हो रही है, लगातार खराब हो रही है। और ये चीजें हमें देखने को भी मिल रही है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों को सॉइल के बारे में बता भी रहे हैं कि सॉइल खराब होती है, इसको बचाना चाहिए, ठीक है। ये चीजें हमें देखने को मिलती है, न्यूज में देखने को मिलती है, ठीक है, और हम आसपास में देखते भी हैं, ठीक है। आगे बात करें तो गवर्नमेंट द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू सपोर्ट एग्रीकल्चर, उनकी हम बात करते हैं। क्योंकि जो अपनी जो सरकार है वो भी ये जानती है कि यदि इंडिया में एग्रीकल्चर है, इसका मतलब इंडिया में मुख्य रूप से जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो रहेगा, ठीक है। यदि एग्रीकल्चर नहीं रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, फिर आपको ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगी, बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी की बात करें तो वो भी आपको जो है मैनेज करनी पड़ेगी। यदि एग्रीकल्चर नहीं रहेगी तो फिर फूड कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, जो नए नए इनिशिएटिव्स है, नई नई जो स्कीम है वो लेकर आती रहती है किसानों के लिए, ठीक है। उन्हीं जो स्कीमों में से, उन्हीं जो अलग अलग स्कीम्स है उनमें से आपको देखने को मिलेगा, एक तो पीएम किसान, ठीक है, ये प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। मुख्य रूप से हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, ठीक है। क्या करते हैं, डायरेक्ट का मतलब यह है किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है, आपका जो हम कहते हैं बैंक, आपका जो बैंक खाता है वो सीधा जुड़ा हुआ है सरकार से, सरकार सीधे आपके पैसे डालती है, और लगभग 6,000 रुपए जो आपको है 3 फसलों के हिसाब से, भाई जो हम रबी की फसल उगाते हैं उसके लिए 2,000 रुपए, उसके बाद में जो खरीफ की फसल उगाते हैं उसके लिए 2,000 रुपए, और जायद की फसल के लिए 2,000 रुपए, साल में आपको 3 किस्त में 2,000 रुपए मिलते हैं। ये डायरेक्ट इनकम प्रोवाइड करवाने का काम, ताकि आप कुछ मात्रा में सीड या कुछ मात्रा में फर्टिलाइजर्स ये खरीदना चाहे तो आप इनसे खरीद सकते हैं, उसके लिए आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या किया जाता है, इसके अलावा आप जो भारत सरकार है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी लेकर आई है। इसमें क्या किया जाता है, जो क्रॉप्स है, जो आपकी फसल है उसका इंश्योरेंस किया जाता है। क्या किया जाता है, इंश्योरेंस किया जाता है। पहले जो प्रीमियम होता है 1 से 2% तक वो जमा किया जाता है, 1.5 होता है, 2.5 तक होता है, ठीक है, वो प्रीमियम जमा किया जाता है। उसके बाद में यदि आपकी फसल खराब होती है तो पूरी फसल का जो है आकलन किया जाता है कि लगभग इतने रुपए की ये फसल होगी, ठीक है, उस हिसाब से क्या किया जाता है, आपको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि मुख्य रूप से हमें देखने को मिल रहा है कि सोइल डिग्रेडेशन ये एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में देखने को मिल रही है। तो उसी चीज को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक जो स्कीम है वो चलाई है, सोइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, यानी कि मिट्टी से संबंधित एक हेल्थ कार्ड
प्रत्येक जो किसान है उसकी जो खेत है उससे सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी और उसमें बताया जाएगा आपको कि कितना फर्टिलाइजर कौन सा डालना है, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर नहीं डालने हैं, कौन सी चीजों से बचना है, ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजर यूज है उसको बैलेंस करने के लिए इस प्रकार की चीजें की गई है ताकि मिट्टी की जो हेल्थ है वो खराब ना हो, मिट्टी डिग्रेडेड ना हो। ठीक है, ये चीज की गई है। ठीक है, इसी प्रकार की एक और हम योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना है, ठीक है, ये भी आपको एक और जो एडवांटेज देती है, इरिगेशन का एडवांटेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इरिगेशन का एडवांटेज और वो जो वाटर यूज इफिशियंसी है उसको इंप्रूव करने के लिए ये प्रक्रिया, ये स्कीम चलाई गई थी। ठीक है, तो ये सरकार के द्वारा चलाई गई कुछ स्कीम्स है जिनको आप ध्यान रखोगे। जो एमएसपी है इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, इसके बारे में तो खूब चर्चा भी होती रहती है देश में। ठीक है, जो किसान है वो कहते हैं कि एमएसपी बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो किसानों को एमएसपी दी जानी चाहिए, ये चर्चाएं आप जो है न्यूज में पढ़ते भी होंगे। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, मिनिमम सपोर्ट है, यानी कि एक फिक्स प्राइस कर देनी चाहिए कि इससे नीचे कोई भी जो है फसल नहीं खरीदी जाएगी या इससे नीचे भाव रहेगा तो सरकार उस फसल को खरीद लेगी। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आगे हम बात करें तो मॉडर्नाइजेशन, यानी कि अभी क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में, अभी किस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है, उनका भी आपको ध्यान रखना है। अभी हमको देखने को मिल रहा है कि जो मशीनीकरण है, मशीनें जो यूज की जा रही है उनमें मुख्य रूप से हम ट्रैक्टर यूज करते हैं, हार्वेस्टर यूज करते हैं, सीड ड्रिल यूज करते हैं। ये चीजें बढ़ रही है, अभी लोग इनके बारे में जान रहे हैं और इनका ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें देखने को मिल रही है। इसके अलावा लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है वो उगाए जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक जो मैटर है उसी का यूज करेंगे, जो FIM है उसका यूज करेंगे, कंपोस्ट का यूज करेंगे और फसल प्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, ये चीजें देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर स्टार्टअप भी आ रहे हैं। ठीक है, स्टार्टअप मुख्य रूप से जो है चीजों को बढ़ाने के लिए भाई मशीन लर्निंग, डेटा का इस्तेमाल करना, उसके द्वारा एग्रीकल्चर करना, ये सारी चीजें अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। ये मुख्य रूप से अभी मॉडर्न एग्रीकल्चर के कंसेप्ट से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल लाइवलीहुड, ये आपका इस कोर्स का ऐसे मान लो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इस कोर्स में मुख्य रूप से जो बात होने वाली है वो है ग्रामीण इलाकों की, जो ऐसे इलाके जहां पर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ एग्रीकल्चर है, यानी कि मुख्य सोर्स क्या है, एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, तो उन्हीं की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हीं में आपको देखने को मिलेगा कि रूरल इंडिया, मुख्य रूप से जो ग्रामीण इंडिया है उसमें आपको एग्रीकल्चर नॉट ए जस्ट एन ऑक्यूपेशन, यानी कि सिर्फ कमाने का एक साधन नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है, जीने का एक तरीका है। लोगों का फिक्स होता है, सुबह उठना है, मान लो नाश्ता पानी करना है, खेत में जाना है, खेत में काम करना है, शाम तक वही रहना है, फिर शाम को आना है, खाना वाना खाना है, सो जाना है। तो ये लोगों के जीवन में क्या हो गया है, खुल गया है, मिल गया है, चीजें ये इस प्रकार से देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सिर्फ पैसा कमाना का एक साधन नहीं है, लोगों को जीने का एक तरीका भी देती है। ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। आ गई बात समझ में? तो ये मुख्य रूप से गांव में देखने को मिलते हैं। यदि हम रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें जो एग्रीकल्चर में हुए हैं, उनमें मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है कि एक्सपोर्ट जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। ठीक है, इंक्रीज इन फोकस ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की तरफ हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है, क्योंकि पहले हम मुख्य रूप से अनाज वाली फसलों पर फोकस कर रहे थे, वो हमारी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। अब हम धीरे धीरे और चीजों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और जो अदर चीजें हैं उनकी तरफ हमें बढ़ रहे हैं, सब्जियों का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, ये चीजें देखने को मिल रही हैं। ये मुख्य रूप से ट्रेंड चल रहे हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो स्टेटस था उसकी हमने बात की है। ओवरऑल जो मुख्य रूप से हम बातें कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में क्या देखने को मिल रहा है, इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, उस पे हमने चर्चा की। GDP के बारे में भी हमने चर्चा की। इसके साथ में हमने देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या स्टेटस है। ठीक है, आने वाले टाइम पे क्या स्टेटस है, क्या क्या हमें जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, उन सब की हमने बातें कर ली है। अब हम बात करेंगे कि एक एक जो स्टेट है मुख्य रूप से, क्योंकि सबको जो है हम शामिल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि सभी स्टेट्स का हम एक एक करके डाटा कलेक्ट करें कि यहाँ पर इस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर इस
जो है इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा भी नहीं जाएगा। आपको सिर्फ ओवरऑल ये ध्यान रखना है कि किस रीजन में किस प्रकार के जो फ्रूट्स है वो पैदा हो रहे हैं, किस रीजन में किस प्रकार के ग्रेन्स पैदा हो रहे हैं, पल्सेज कहाँ हो रही है। ये ओवरऑल एक व्यू ध्यान रखना है आपको, ताकि ये पता रहे कि इंडिया में कौन सी चीजें कहाँ पैदा हो रही है। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम पंजाब और हरियाणा की बात करें स्टेट में, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रेन उगाए जाते हैं। ठीक है, क्या उगाए जाते हैं? ग्रेन उगाए जाते हैं। ग्रेन में मुख्य रूप से आपको राइस और जो व्हीट है वो देखने को मिलते हैं। तो राइस और व्हीट सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं प्रोडक्शन में? पंजाब हरियाणा में देखने को मिलते हैं। और ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर ही प्रोडक्शन हुआ है? तो इसका कारण है ग्रीन रिवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ये चीजें यहाँ पर शुरुआत की गई थी। यहाँ की मिट्टी थी वो भी फर्टाइल थी, और यहाँ पर जो वाटर है यानी कि इरिगेशन है उसकी भी एक प्रॉपर व्यवस्था थी। तो इस प्रकार की चीजें देखते हुए यहाँ से सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई, और यहाँ पर ही आपको आज प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है? सोइल डिग्रेडेशन की। अभी भी हमने बात की थी कि सोइल कंटिन्यू यहाँ क्या होती जा रही है? खराब होती जा रही है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है यहाँ के जो फर्टिलाइजर्स, जो पेस्टिसाइड्स है जिनका हम ज्यादा उपयोग करते हैं, उसके वजह से ये चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपको शुगर केन, व्हीट और पोटैटो ज्यादा प्रोडक्शन होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनमें आपको ईस्टर्न यूपी देखने को मिलता है। जो उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है, जो ईस्टर्न भाग है, वो देखने को मिलता है। यहाँ पर गंगा और यमुना रिवर बेसिन प्रोवाइड है, जो कि फर्टाइल एलुवियल सोइल देता है। ठीक है, यहाँ से क्या मिलती है आपको? फर्टाइल एलुवियल सोइल मिलती है। ठीक है, जो कि हर फसल के लिए, लगभग सभी प्रकार की फसलों के लिए क्या होती है? अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर सभी प्रकार की फसलें होती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। चैलेंज क्या है? चैलेंज वही है कि लैंड जो होल्डिंग्स है वो स्मॉल है, छोटे छोटे किसानों के पास, यानी कि छोटे छोटे जो लैंड है वो है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं बढ़ पा रही है। दूसरा, जो मशीनीकरण है, जो मैकेनाइजेशन आ रहा है, मशीनों का उपयोग है, वो यहाँ पर अभी लिमिटेड है। लोगों इतने अवेयर नहीं हो रहे हैं कि चीजों को जो है अडोप्ट कर पाए। ठीक है, तो वो चीजें देखने को मिल रही है। आगे हम चलते हैं। महाराष्ट्र में आपको कॉटन और शुगर केन ज्यादा प्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में आपको यहाँ ग्रेप्स देखने को मिलेंगे, मैंगो देखने को मिलेंगे, ऑरेंज ज्यादा प्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको जो शुगर मिल्स है वो भी यहाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, शुगर मिल्स का मतलब जो मुख्य रूप से चीनी बनाने वाली मिल्स होती है, जो अपना गुड़ होता है वो बनाने वाली जो मिल्स है वो ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, रस निकालने वाली मिल्स। आगे हम बात करते हैं राजस्थान की। यदि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं मिलेट्स, और मिलेट्स में होता है बाजरा। ठीक है, बाजरा यहाँ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके साथ में मस्टर्ड भी आपको ऑयल सीड क्रॉप है ये, जो कि यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो एरिड जोन वाली कुछ क्रॉप्स हैं जो सिर्फ राजस्थान में ही पैदा होती है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में यदि हम एरिड जोन की बात करें तो राजस्थान वाला इलाका ज्यादा होता है। और यहाँ पर आपको केर और सांगरी ये पॉपुलर नाम है, और मुख्य रूप से आपको जो है हम ये कहते हैं डेजर्ट फ्रूट है, लेकिन ये जो लोकल नेम है सांगरी मुख्य रूप से खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उस पे लगने वाला एक फ्रूट है। ठीक है, ये मान लो। और केर भी एक पौधा होता है जो मुख्य रूप से हम कहते हैं मरुस्थलीय पौधा है, जिसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, उनको हम केर कहते हैं। इनका अचार भी बनता है, इनकी सब्जी भी बनती है, और लोकल लोग हैं वो इनको काफी अच्छा एंजॉय करते हैं। ठीक है, और स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो ये यहाँ पर ही प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा राजस्थान में आपको गोट और केमल जो है उनकी संख्या भी ज्यादा देखने को मिलती है। केमल भी है और बकरियां भी यहाँ पर खूब पाली जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। प्रॉब्लम क्या है जो अपने यहाँ की बात करें तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, यही एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी यहाँ के सोइल भी ठीक है, सोइल में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई फर्टिलिटी कम नहीं है। यदि हम पानी प्रोवाइड करवाए, इरिगेशन का सिस्टम हो, तो हम अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये चीज देखने को मिलती है। आगे बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आपको ग्राउंडनट ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, जो कॉटन है वो देखने को मिलती है, कुछ ऑयल सीड्स भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। डेयरी फार्मिंग भी यहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिलेगा, और अमूल जो
प्रोडक्टिव जो सोसाइटी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दूध के लिए मुख्य रूप से ये देखने को आपको मिलेगा। साल्ट प्रोडक्शन, फिशरी, इनमें भी इनका है योगदान है। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो वाटर तो कम है ही, साथ में यहाँ सैलिनिटी वाली प्रॉब्लम्स भी है, यानी कि जो यहाँ की मिट्टी है उसमें जो सेलाइन मिट्टी है वो ज्यादा है। ठीक है, वो देखने को मिलती है। बाकी जो वेस्ट बंगाल है वहां पर आपको राइस और जूट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में आपको शुगर केन प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। बनाना, कोकोनट और स्पाइसेस देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम साउथर्न स्टेट्स की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, तो मसालों का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, कोकोनट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये चीजें वहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा कर्नाटक में आपको कॉफी देखने को मिलेगी, सिल्क देखने को मिलेगा, मिलेट में आपको यहाँ पर रागी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगी? रागी। इसके अलावा ऑयल सीड देखने को मिलेंगे। मैंगो हॉर्टिकल्चर में देखने को मिलेगा। ठीक है, केरला की बात करें तो केरला को तो हम मुख्य रूप से जानते ही स्पाइसेज के लिए। ठीक है, जो केरल है वहां पर सबसे ज्यादा स्पाइसेज प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो ब्लैक पेपर है, कार्डेमम है, ये सब कहाँ पैदा हो रहे हैं? केरल में पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो मसालों का घर है एक तरह का केरल। ठीक है, वो हम मानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो ऑयल सीड है उसमें सोयाबीन प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको हम सोया स्टेट कहते हैं। क्या कह रहे हैं? सोया स्टेट बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी और चीजें भी आपको इसमें देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो मैंगो के लिए, चिल्ली के लिए, इनके लिए ये फेमस है। बिहार की बात करें तो मेज में, पल्सेज में, राइस में अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। लीची पैदा होती है, हॉर्टिकल्चर में मैंगो पैदा होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं इन सब के बारे में जो बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ पढ़ना आपको यहाँ पर जरूरी नहीं है। एक आपका ओवरव्यू होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीजें जो है प्रोड्यूस हो रही है। एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से इंडिया में प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ पर जो है ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है और कहाँ पर कम देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी बेसिक चीजें जो हमने पहले डिस्कस की है वो इंपॉर्टेंट है कि क्या स्टेटस है इंडिया में एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। एक बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो ये कोर्स है 16 कमेटी के हिसाब से एग्रोनॉमी का ही एक तरह का कोर्स चला रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको मुख्य जो हमारा कोर जो मकसद है वो रहने वाला है रूरल जो एरियाज है उनकी तरफ ध्यान देना। ठीक है, यही उद्देश्य, क्योंकि जब हम बात करते हैं, आपके एक और कोर्स चल रहा है जिसमें हम ये कहते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, वहां पर भी जो ध्यान है वो रूरल सोसाइटी की ओर ध्यान दिया जा रहा है। ये समझा जा रहा है कि जो इंडिया के जो गांव है उनकी क्या स्थिति है, वहां पर जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, सोसाइटी किस प्रकार की है, ये चीजें आपको समझाने के लिए ये कोर्स ऐड किए जा रहे हैं। तो है मुख्य रूप से एग्रीकल्चर ही, लेकिन उसको हम बेस बनाकर, भाई जो गांव है वो बेस बनाकर इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सारे जो जितना भी सिलेबस दे रखा है वो यहाँ पर मिलेगा आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऐप पर, और साथ में आपको नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बाकी क्लासेज आपको यूट्यूब और ऐप में दोनों जगह देखने को मिलेगी। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था ये आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके आप बताना कि किस प्रकार की चीजें रही थी, और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।